लकी ललित सिंह को छोड़ने के बाद खुद कॉटेज आने के लिए रवाना हो गया था। उसने जब सुहासिनी और पूनम को ये बताया कि अब कुछ दिनों के लिए ललित सिंह उनके साथ काम नहीं करने वाला था, तो वो दोनों घबरा गईं। लेकिन लकी ने जब ये कहा कि जब तक उन्हें कोई आदमी नहीं मिलता तब तक वो उन लोगों के साथ में रुकने वाला था, तो उनके दिल को तसल्ली आ गई। लकी ने थोड़ी देर आराम करने के बाद में नीचे आकर मरीजों को देखना शुरू कर दिया। वो जब अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी वो बूढ़ा जो उसे राव परिवार का बेटा समझता था, वो जबरदस्ती उसके क्लिनिक में घुस आया। लकी को पता था कि वो उससे क्या बात करने वाला था, इसलिए उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लकी जब शाम को अपने काम से फ्री हुआ और उसने सुहासिनी और पूनम के साथ खाना खाया, तो उसके कुछ देर बाद वो बाहर टहलने निकल गया। उसने अभिलाषा को फोन मिलाया और कहा, माँ, हो सकता है कि मुझे आने में अभी कुछ दिनों का और वक्त लगे। लेकिन क्यों? अभिलाषा ने पूछा। माँ, ललित जी के जाने के बाद यहाँ उस तरह से कोई काम संभालने वाला नहीं है। जब तक मुझे उनके जैसा कोई आदमी नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। लकी ने कहा, बेटा तू प्लीज जल्दी आ जा, तेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, बस 2-3 दिन में पूरी तरह से मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, आप निशांत से कहना कि वो फिर से हमारे राधिका अग्रवाल ऑर्गेनाइजेशन वाले काम को शुरू कर दे। मैंने उसे अभी फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो सो रहा था। उससे कहना कि वो ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम संभालने के लिए जिस आदमी को हायर करने की सोच रहा था, उसका काम जल्द से जल्द शुरू कर दे। मैं कुछ ही दिनों में वहां आकर उसका इंटरव्यू कर लूंगा। लकी ने कहा, ठीक है बेटा, बस तू अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना और हाँ, आराम करते रहना। अभिलाषा ने कहा, माँ आप मेरी चिंता मत करो, आप बस पापा और दादाजी। माँ मैं 1 सेकंड वापस आपको फोन करता हूँ, लकी ने कहा और फोन काट दिया। अचानक से उसकी नजर एक पेड़ के पास गई। उसने देखा कि उसके कॉटेज के पास में लगे पेड़ के पास एक आदमी बैठा हुआ था। वहां स्ट्रीट लाइट का थोड़ा सा उजाला था, जिसमें उसका चेहरा कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। लकी धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने पाया कि ये वही बूढ़ा था जो दोपहर में लकी से मिलने के लिए आया था। वो पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछाए लेटा हुआ था। मच्छर उसे परेशान कर रहे थे, पर दिन भर की थकान की वजह से उसका उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा था। वो सो चुका था। लकी ने जब उसे इस हाल में देखा तो उसे उसके ऊपर तरस आ गया। वो भले ही लकी की पहचान के बारे में जो भी दावे कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस तकलीफ में देखकर लकी को भी तकलीफ हो रही थी। ऐसे में लकी तुरंत कॉटेज के अंदर गया और फ्रिज में रखा हुआ खाना और एक पानी की बोतल लेकर वो उस बूढ़े के पास आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उस बूढ़े को जगाना चाहिए था या नहीं, लेकिन फिर जब उसे लगा कि उसने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया होगा, तो लकी ने नीचे बैठकर धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही उस बूढ़े को लकी का स्पर्श महसूस हुआ तो वो नींद से जाग गया और चौंक कर उठ गया। एक पल के लिए वो लकी को पहचान नहीं पाया। फिर जब उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई तो उसने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कृष्णा। कृष्णा नहीं बाबूजी, लकी। हाँ, दुनिया के लिए लकी, पर मेरे लिए तो तुम कृष्णा ही हो, उस बूढ़े ने कहा। लकी को लगा कि अब इस मामले में इस बूढ़े से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। वो जानता था कि बूढ़े के दिमाग में ये बात घुस चुकी थी कि वो लकी नहीं बल्कि कृष्णा था, और वो किसी भी तरह से इस बात को बाहर नहीं निकाल सकता था। इसलिए लकी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप कब से यहाँ बैठे हुए हो? जब से तुमने मुझे अपने कमरे से बाहर किया था बेटा। तुमने कहा था तुम व्यस्त हो, तो मैं यहीं छांव में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि शायद तुम बाहर आओगे तो तुमसे बात कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा इंतजार करते करते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। लकी ने जब ये बात सुनी तो उसे पश्चाताप हो रहा था। उसे लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए उसने अपनी गलती की माफी मांगने के लिए बूढ़े की तरफ खाने की प्लेट बढ़ा दी। आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा ना, खाना खा लीजिए। बेटा, मेरी भूख तो उसी दिन से मर गई थी जिस दिन से तुम मेरे हाथों से गायब हो गए थे। मैं तुम्हें कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही ढूंढने की भूख थी। अब तुम मिल गए हो तो
मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। उस बूढ़े ने बड़े प्यार से कहा, अच्छी बात है, लेकिन शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना और पानी दोनों जरूरी है। अब शरीर की किसे परवाह है बेटा, तुम मिल गए, मन तृप्त हो गया। और एक बार जिसका मन तृप्त हो जाता है उसे फिर शरीर की कोई परवाह नहीं रहती। उस बूढ़े ने कहा। लकी को लगा कि वो उससे बहस में नहीं जीत सकता था, लेकिन वो अपनी गलती सुधारने के लिए बूढ़े को खाना जरूर खिलाना चाहता था। इसलिए उसने सामने उसकी एक शर्त रखते हुए कहा, बाबा, आप अगर खाना खा लोगे ना तो मैं आपकी सारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप मुझे पूरी रात भी अपने पास बैठाकर बात करोगे तो मैं सुनूंगा। आप जो कहोगे मैं वो सब सुनूंगा। लेकिन अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं अभी यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। अरे नहीं, तुम उठकर मत जाओ, बड़ी मुश्किल से तो आए हो। लाओ, मैं खाना खाने को तैयार हूँ, उस बूढ़े ने कहा। लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने थाली सीधा उस बूढ़े की तरफ बढ़ा दी। दाल, चावल, सब्जी, रोटी और मिठाई देखकर उसका दिल खुश हो गया। बहुत दिनों बाद कोई इस तरह से पास बैठकर खाना खिला रहा है, उस बूढ़े ने कहा और खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग खुले में बैठे हुए थे, इसलिए मच्छर मक्खी बार बार उस बूढ़े को परेशान कर रहे थे। 1 मिनट बाबा, लकी ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। कहाँ जा रहे हो, उस बूढ़े ने पूछा। लेकिन लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा कमरे के अंदर चला गया। कुछ देर के बाद में वो अपने हाथ में एक हाथ पंखा लेकर आ गया। जैसे ही बूढ़े ने लकी के हाथ में वो हाथ पंखा देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वो आपको मक्खी और मच्छर बहुत परेशान कर रहे थे तो मैंने सोचा कि, लकी ने कहा और उस बूढ़े के आसपास पंखा झलने लगा। बूढ़े को जैसे ही चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ तो उसे बहुत सुकून मिला। और फिर जब उसे झोंके के पीछे लकी का हाथ नजर आया तो उसकी आत्मा जैसे तृप्त हो गई। बड़े बूढ़े कहते थे ना कि अगर आप सच्चे मन से किसी चीज के लिए मेहनत करो तो वो आपको जरूर मिलती है। आज मुझे वो चीज मिल गई कृष्णा। आप बस बातें ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? देखिए रोटी ठंडी हो गई है, लकी ने कहा और उसके पास बैठकर पंखा झलने लगा। बूढ़ा भी बहुत तसल्ली से खाना खा रहा था। लकी अपनी जिंदगी में उस आदमी से 3 या 4 बार मिला था, लेकिन उसने आज तक उस आदमी के चेहरे पर इतना सुकून कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने अपना खाना खत्म किया और पानी पीकर हाथ धो लिए। लकी ने उसकी थाली को एक कोने में रख दिया और कहा, आपको यहाँ नींद नहीं आएगी, आप एक काम कीजिए, अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए एक कमरा खुलवा देता हूँ। नहीं बेटा, मेरी नींद की चिंता मत करो, अब तो तुम मुझे अंगार पर सुलाओगे ना तो भी मैं खुशी खुशी सो जाऊंगा। और वैसे अभी भी सोने कौन वाला है, तुमने तो कहा था कि मैं अगर रात भर भी बातें करूंगा तो तुम सुनोगे, तो बस फिर सुनो। लकी उसकी इस बात के आगे निशब्द हो गया और उसके पास पालती मार कर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आ रही थी। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं, लकी ने कहा। बूढ़ा कुछ देर तक सिर्फ लकी की बड़ी बड़ी आंखों में ही देखता रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम नहीं मिले थे तो मैं ये सोचता था कि तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करूंगा, तुम्हें ये बताऊंगा, तुम्हें वो बताऊंगा, लेकिन अब जब तुम मिल गए हो तो समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करूं। ऐसा लग रहा है कि सारे शब्द ही खत्म हो गए हैं। अरे कोई बात नहीं बाबा, आपको जब ठीक लगे आप तब शुरू कर सकते हैं, वैसे भी हमारे पास पूरी रात पड़ी है, लकी ने कहा। नहीं नहीं, वक्त का कोई भरोसा नहीं, वो तो निकलता ही जाता है और अच्छा वक्त तो और जल्दी निकलता है। मैं अब अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता हूँ, बूढ़े ने कहा और अपने गमछे से अपना मुंह पोंछते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान में आधा चांद नजर आ रहा था। उस चांद पर कुछ देर के लिए उसकी नजर टिकी और उसने कहना शुरू किया, कृष्णा, तुम्हारा असली नाम लकी नहीं कृष्णा है, कृष्णा सिंह राव। तुम अग्रवाल परिवार के नहीं बल्कि राव परिवार के बेटे हो। बचपन में क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ या तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ? अचानक से उस बूढ़े ने अपनी बात को बीच में ही रोकते हुए लकी से पूछा,
असल में जब वो ये सब कह रहा था तो लकी के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। ना जाने क्यों उस बूढ़े को देखकर लकी को ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा उससे झूठ बोल रहा है। इतने में लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, नहीं नहीं, किसने कहा? आप बोलते चलिए, मैं सुनता जा रहा हूं। अच्छा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तुम्हारा नाम कृष्णा सिंह राव है और तुम राव परिवार के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम ज्योत्सना सिंह और तुम्हारे पिता का नाम गजराज सिंह है। तुम महाराज रामेश्वर सिंह राव के पड़पोते हो। राव परिवार एक जमाने में एक बहुत बड़ी रियासत पर राज किया करते थे। तुम्हारे परदादा रामेश्वर सिंह राव एक महान राजा थे। जब अंग्रेज इस देश में घुसे थे तो उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनके बेटे सूर्य प्रताप राव यानी तुम्हारे दादाजी, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई में अपने पिताजी के साथ कूद गए थे। लेकिन अंग्रेजों की इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कर पाना उन दोनों के लिए आसान नहीं था। न सिर्फ अंग्रेजों के पास में बहुत बड़ी सेना थी, बल्कि उनके पास बहुत नए नए किस्म के हथियार भी थे, जिनके बारे में उस वक्त तक कोई भी राजा सोच भी नहीं सकता था। इस सब के अलावा तुम्हारे परदादा और तुम्हारे दादा ने तो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन बाकी रियासतों के राजा उनका साथ देने के लिए नहीं आए थे। अंग्रेज उस जमाने में अपने देश से महंगी शराब और सुंदर से सुंदर लड़कियां लेकर आते थे। उन्होंने बाकी राजाओं को शराब और लड़कियों के जरिए रिझाने का काम शुरू कर दिया था। वो दोनों ही चीजें इतनी मादक थी कि मजबूत से मजबूत आदमी भी उसके आगे हार मान लिया करता था। इसलिए बहुत कम वक्त में ही अंग्रेजों ने उन राजाओं को अपने चंगुल में ले लिया और उनके क्षेत्र में अपना व्यापार बढ़ाने लगे। बूढ़े ने कहा, पहले तो लकी को उसकी बातों में कोई वजन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो उसे ये सब बताता जा रहा था, वैसे वैसे लकी की भी रुचि बढ़ती जा रही थी। बूढ़े ने आगे कहा, अब वो सब सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। असली राज तो अंग्रेजों का ही चल रहा था। लेकिन तुम्हारे परदादा को ये बात अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं था कि वो राजा बने रहने के लोभ की वजह से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। उनके विरोध के पीछे का कारण तो ये था कि धीरे धीरे अंग्रेज हमारे देश की जमीन को हड़पते जा रहे थे और हमारे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उन पर अत्याचार करके उन्हें गुलाम बना रहे थे। अब वो राजा क्या राजा हुआ जिसका दिल अपनी प्रजा के लिए ना धड़के। तुम्हारे परदादा के साथ भी यही हुआ। रामेश्वर जी ने कभी अंग्रेजों को अपनी जमीन पर पैर तक नहीं रखने दिया। वो जितना हो सकता था अंग्रेजों को अपने से दूर रखा करते थे। लेकिन उस दौर में जब चारों तरफ अंग्रेजों की हवा चलने लगी और उनकी ये हवा धीरे धीरे तूफान का रूप लेने लगी, तो ऐसे तूफान में तुम्हारे परदादा भी अपनी रियासत की दीवार को ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रख सकते थे। ऐसे में तुम्हारे दादा सूर्य प्रताप राव ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। वो जानते थे कि प्रजा की भलाई तभी हो सकती थी जब क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों से ये संधि करने की कोशिश की कि वो भले ही क्षेत्र में आकर व्यापार करें, लेकिन उन्हें रामेश्वर सिंह जी की शर्तों का पालन करना होगा। अगर पालन करने में जरा भी चूक हुई तो उन्हें तलवारें निकालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अंग्रेज उस वक्त तो उनकी बात मान गए, लेकिन बूढ़े ने कहा और रुक गया। वो आसमान की तरफ देखता जा रहा था। लकी उसके आगे की कहानी को सुनने के लिए बेताब हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था, क्या कहने वाला था बूढ़ा? क्या लकी उसकी बात पर विश्वास करेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।